नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के हम आपको डेली 20 प्रश्न करा रहे हैं। तो जो चैप्टर था यहाँ से हमारा चेंज हो रहा है, मैकेनिक्स, काइनेमैटिक्स एंड मोशंस अंडर ग्रेविटी। ये जो है आपका चैप्टर है और इस पर आधारित हम आज के पार्ट में कुल 20 प्रश्न देखेंगे और ये पार्ट होगा हमारा पार्ट नंबर 7। इससे पहले हमने देखा था पार्ट नंबर 6, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो जो है वो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। वीडियो की टाइमिंग क्या है, तो डेली दोपहर 3 बजे लाइव आकर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो प्रश्न मैंने क्या पूछा था, अपने भारित ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है। तो ये एग्जाम्पल किसका है वो मैंने यहाँ पर पूछा था और 4 ऑप्शन भी दिए थे। उष्मागतिकी का द्वितीय नियम, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम या न्यूटन का प्रथम गति नियम। तो ये 4 ऑप्शन थे। अब बात करते हैं उत्तर की इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो डी वाला ऑप्शन न्यूटन का पहला नियम बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूटन का प्रथम गति नियम। तो जिसने जिसने ऑप्शन डी दिया था उसका बिल्कुल सही है। पहला नियम कहता क्या है, पहला नियम ये कहता है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में रहता है, या कह सकते हैं सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है, जब तक कोई बाह्य बल लगाकर उससे बल या कह सकते हैं जो उसकी स्थिति है उसमें परिवर्तन करने के जो है वो प्रयास ना किया जा सके। इसको एक साधारण सी और भाषा में समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कोई भी टुकड़ा रखा हुआ है इस प्रकार से और ये अपने स्थान पर रखा है, तो तब तक ये विरामावस्था से गति में नहीं आएगा जब तक कोई इस पर बाह्य बल नहीं लगेगा। बस यही सिंपल सा है, ये नियम कहता है न्यूटन का प्रथम गति नियम। और इसके संबंध में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि इसे किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो जड़त्व के नियम से जाना जाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जड़त्व का नियम जो है वो किसे कहते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इस टाइप से ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो प्रथम जो नियम है इसी को जड़त्व का नियम भी जो है वो कहा जाता है। सारी चीजों को हमने समझा। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है कि साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। दूसरा कह रहा है कि पहिया और धुरी के बीच जो संस्पर्श है उसका वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है। तीसरा कह रहा है पहिया और धुरी के बीच जो संस्पर्श है उसका प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। और उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको जो है वो दे रखे हैं। तो ऑप्शन ABCD में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए अब उत्तर की। तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि जो पहिया है और धुरी है इसके बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र जो है वो घट जाता है। इसीलिए साइकिल और जो कार होते हैं उसमें बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है। बॉल बेयरिंग आपने देखी होगी, इस प्रकार से गोल गोल होती है और उसमें जो है वो छर्रे पड़े होते हैं। तो ये चीज होती है, आप सर्च करके भी इंटरनेट पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भूकंप अधिकेंद्र जो है वो क्या होता है। पृथ्वी के भीतर बिंदु जहां भ्रंश के पास संचलन होता है। दूसरा कह रहा है कि बिंदु जहां पर भूकंप लेखी अवस्थित होता है। तीसरा कह रहा है संबंधित भूकंपों के समूह का सन्निकट केंद्र। और चौथा कह रहा है उस स्थान के प्रत्यक्षता ऊपर बिंदु जहां अंश क्षेत्र के साथ संविदारण होता है। आपको बताना है कि भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है। तो ऑप्शन ABCD इस प्रकार से दे रखे हैं। प्रश्न में जो ऑप्शन दे रखे हैं थोड़ा सा घुमाने के लिए दिए हुए हैं और आपको सही जो है वो छांटना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसको पहले चित्र से समझा देता हूँ फिर उत्तर की बात करूंगा। तो जैसे कि ये आपकी एक भूमि दे रखी है। आप जानते हैं कि भूमि में जो नीचे वाला हिस्सा होता है, यानी कि जो भूमि है उसके नीचे वाला जो हिस्सा था वहां कहीं से एक बिंदु होता है जहां से क्या होता है, भूकंप आपका उठता है। तो जो बिंदु होता है ये जैसे कि नीचे आप मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये बिंदु आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है भूकंप मूल कहलाता है। ये आपका क्या होता है, भूकंप मूल। नीचे वाली लाइन मैंने हटा दी ताकि आपको नीचे तक दिखाई दे। तो भूकंप मूल जो है ये कहलाता है। अब देखिए जो ये भूकंप यहाँ से उठ रहा है तो इस प्रकार से उठता है, अलग अलग दूरी तक जो है वो फैलता है। अब ठीक जस्ट इसके ऊपर एकदम एकदम अब सिधाई की बात करें, जो ये वाला भाग होगा यहाँ पर भूकंप सबसे पहले पहुंचता है। यही आपका कहलाता है भूकंप का अधिकेंद्र, जो कि देखिए प्रश्न में जो है वो पूछा गया था कि भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है।
अब देखिए ऑप्शन को आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सही होगा। उत्तर की बात कर रहे हैं तो डी वाला ऑप्शन सही होगा कि उस स्थान के प्रत्यक्षता ऊपर बिंदु, कौन सा स्थान, ये वाला भूकंप जो मूल है इसके प्रत्यक्षता ऊपर बिंदु जहां अंश क्षेत्र के साथ संविदारण होता है, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि भूकंप मूल के ठीक ऊपर लंबवत स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उसे हम एपी सेंटर जो है वो कहते हैं। ये जो है इसे इंग्लिश में जो है वो कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न कह रहा है सुनामी किसके द्वारा नहीं होती है। चार ऑप्शन है, भूकंप के द्वारा, प्रभंजन के द्वारा, समुद्र तलीय भूस्खलन के द्वारा या ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा। आपको बताना है कि जो सुनामी है वो किसके द्वारा नहीं होती है। ऑप्शन ABCD में से आपको छांटना है, बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C या ऑप्शन D। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सुनामी किसके द्वारा नहीं होती, देखिए भूकंप के द्वारा तो होती है, आप सभी जानते हैं। प्रभंजन आपने नहीं सुना होगा, समुद्र तलीय जो भूस्खलन होता है उसके द्वारा भी होता है, जब चट्टानें खिसकती हैं कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, और ज्वालामुखी उद्गार तो कारण आता है। तो आपका प्रभंजन वजह यही जो है वो सही हो जाएगा, जो कि सुनामी के कारणों में जो है वो नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन B जो है वो सही हो जाएगा। प्रभंजन को वैज्ञानिक भाषा में हवाएं कहते हैं, तेज से चलने वाली हवाएं, ये इसके अंतर्गत आता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा प्रश्न कह रहा है तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कह रहा है कि क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी। दूसरा कह रहा है कि क्षैतिज बना रहेगा। तीसरा कह रहा है क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। और चौथा कह रहा है कि परवलयी वक्र का आकार लेगा। अब आपसे पूछा यहां पर क्या गया है कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का जो मुक्त पृष्ठ है वो किस प्रकार से होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर D, परवलयी वक्र का आकार लेगा। और जिसको परवलयाकार नहीं पता है वो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये एक आपका बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर है, और कोई भी आप पिंड छोड़ते हैं इस प्रकार से जाकर इस प्रकार गति करता है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं आकार, ये परवलयाकार जो है वो होता है। तो ये आपका परवलयाकार होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न है आपका कि भारहीनता होती है जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, निर्वात की स्थिति में या उपरोक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, भारहीनता आपको बताना है होती है। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर B, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता जो है वो होती है। और ये सेम चीज आपको जो लिफ्ट है, लिफ्ट में जैसे आप खड़े हुए हैं और अचानक से लिफ्ट क्या है टूट जाए, और तब जो स्थिति उत्पन्न होती है वो आपकी वही होती है जो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। तो जो भारहीनता की स्थिति है वहां पर यदि आपका वेट नापा जाए तो वो भारहीन होगा, क्योंकि उस पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो उस समय शून्य हो जाएगा। जब लिफ्ट टूटकर नीचे गिर रही होगी तब आपका वो जो स्थिति वहां पर उत्पन्न होती है। परंतु सिंपल सी भाषा में कहें तो भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। अगला प्रश्न देखते हैं छठा। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा अधिक छोटा, अधिक लंबा, गोलाकार या वही रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपके NCERT में, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिकल बेस्ड अधिकतर प्रश्न होते हैं, और जैसे जैसे आप देख रहे हैं समय बढ़ रहा है, आपके जो प्रश्न है वो NCERT बेस्ड अब हो रहे हैं। जैसे कि आपने यूपी टेट का हाल ही में पेपर देखा था, उसमें भी आपके NCERT बेस्ड काफी प्रश्न थे। इसलिए जो प्रैक्टिस है उसमें आपको NCERT बेस्ड में आपको ज्यादा प्रश्न करा रहा हूं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए अब उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर C जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारहीनता की अवस्था में जो मोमबत्ती की ज्वाला है उसका आकार गोल आकार का हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 कह रहा है निम्नलिखित कथन दे रखे हैं उस पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। दूसरा कथन कह रहा है कि जब आवर्तन में दोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है
तीसरा कह रहा है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। और चौथा कह रहा है सामान्य जो दोलक है उसका दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। आपको बताना है इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो 1 2 3 4 4 कथन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा यहाँ पर कथन गलत है। तो आपका यहाँ पर कथन तीसरा वाला गलत है कि दोलन जो है उसके दौरान जब गोला चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब उसकी जो गति और त्वरण है वो दोनों शून्य होते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपका तीसरा कथन गलत है। पहला वाला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तो पहला दूसरा चौथा वाला ऑप्शन आपका सीधे रखा है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूं। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और लिखा है कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा या अंदर की तरफ फिसलेगा। प्रश्न को ध्यान से समझिए। कह रहा है कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, 2 और 4, 1 और 3, 2 और 3, 1 और 4। आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका या तो कह सकते हैं अंदर के जो पहिए हैं उस पर उल्टेगा, या कह सकते हैं जो बाहर है उसकी तरफ फिसलेगा। ये दोनों कंडीशन केवल और केवल बन सकती हैं। तो उस आधार पर आप कह सकते हैं आपका दूसरा और तीसरा वाला कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला सही है। तो दूसरा और तीसरा जो है वो ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 देखते हैं। एक मैदान जो है उसमें ए तथा बी दो स्थित बिंदु हैं। एक साइकिल सवार सी ऐसे जाता है कि कोण ACB सदैव समकोण रहे। आगे प्रश्न कह रहा है कि इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है, आपको बताना है। साइकिल सवार का जो पथ होगा वो वृत्ताकार है, साइकिल सवार का पथ दीर्घवृत्त है, साइकिल सवार का जो पथ है वो चर घातांकी वक्र है, या उपरोक्त चाल संभव ही नहीं है। आपको बताना है एक मैदान में A और B दो स्थित बिंदु हैं। एक साइकिल सवार C ऐसे जाता है कि कोण जो ACB है वो आपका समकोण रहे। समकोण आप जानते हैं 90 डिग्री होता है। इसी संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। चलिए अब बात करते हैं उत्तर की। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि साइकिल सवार का जो पथ है वो वृत्ताकार है, यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। 10वां प्रश्न कह रहा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और जो त्रिज्या है वो 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जो g का मान है वो क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला यहाँ पर ऑप्शन है 2% बढ़ जाएगा, दूसरा 0.5% बढ़ जाएगा, तीसरा 0.5% कम हो जाएगा और चौथा 2% कम हो जाएगा। आपको बताना है कि यदि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वही रहे और जो त्रिज्या है वो 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जो g का मान है वो क्या फर्क पड़ेगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन वाला ए वाला 2% बढ़ जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। ये सभी प्रश्न समझने वाले नहीं है, वन लाइनर है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते चल रहा हूँ। प्रश्न आपका 11 कह रहा है कि जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा घट जाती है, या पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है, या पृथ्वी पर उसका भार तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती हैं, या पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती हैं। आपको बताना है कि जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है या लाया जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। जो उसका कह सकते हैं जो पिंड है उस पर जो फर्क पड़ेगा वो ग्रेविटी के कारण जो फर्क आएगा वही होगा। तो यानी आपका ऑप्शन डी वाला सही होगा कि पृथ्वी पर उसका भार जो है वो बढ़ जाता है और जो मात्रा होती है वो आपकी अपरिवर्तित रहती है। तो ये जो भार बढ़ने वाली बात की गई है ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। 1/6 आपको मैंने पहले भी बताया था, दोनों में डिफरेंस होता है। तो बस यही आपका डी वाला सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न 12 कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलो है और उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलो होगा, अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से घुमाकर प्रश्न पूछा गया है, तो देखते हैं कितने लोग इसको सही देते हैं उत्तर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी शून्य होगा। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में तो कोई माध्यम ही नहीं है, गुरुत्वाकर्षण ही नहीं है, जिसके कारण हमें भार महसूस होगा। तो जब आपका कोई फर्क नहीं पड़ता कि पृथ्वी पर कितना भार है, चंद्रमा पर कितना भार है, अंतरिक्ष में उसका भार जो है वो शून्य ही होगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कंफ्यूज किया जाता है। अब आप दिमाग लगाएंगे वहां 62 है, वहां 10 किलो है, तो यहाँ कुछ और होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 13। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है और गुरुत्व जनित त्वरण का मान जी का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकेंड। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण है 6 मीटर प्रति सेकेंड, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 दे रखे हैं, आपको छांटना है कौन सा सही होगा। प्रश्न को देखिए, इतना ज्यादा घुमाया गया है, परंतु मैंने आपको भार और द्रव्यमान में अंतर बताया था इससे पहले के पार्ट्स में, तब आपने समझा होगा। तो आप तुरंत 1 सेकंड में से टिक कर ले जाएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी 100 किलोग्राम ही सही होगा। क्यों? क्योंकि जो वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम यहाँ पर दे रखा है और चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान पूछा है, तो चंद्रमा पर भी आपका 100 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है वो आपका अपरिवर्तित रहता है। भार पर मैंने बताया था कि जो भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घटता बढ़ता रहता है। चंद्रमा पर अलग होगा, पृथ्वी पर अलग होगा, परंतु द्रव्यमान जो होता है वो हर जगह समान रहता है। तो देखिए प्रश्न को इतना घुमाया गया, जी का मान इधर दिया है, जी का मान इधर अलग दिया है, और आप कंफ्यूज होकर कुछ और ऑप्शन टिक करना न करें। तो ध्यान रखिएगा, वस्तु का द्रव्यमान जो है वो हर जगह समान जो है वो रहता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14। दो यहाँ पर दे रखे हैं, एक कथन दे रखा है, दूसरा कारण दे रखा है। कथन कह रहा है कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। ये आपका कथन है। कारण लिखा है कि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। ये आपका कारण दे रखा है। नीचे पूछा गया है कि उपरोक्त में से जो कथन है कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर है। ए मतलब आपका कथन है, आर मतलब कारण है। दूसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। तीसरा कह रहा है कि ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो देखिए ये आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। सेम इसी प्रकार की एनसीईआरटी की बुक आप साइंस की पढ़िए, पूरा आपका वहां पर एक एक प्रैक्टिकल करके चीजें बताई जाती हैं, और प्रैक्टिकल बेस्ड ही देखिए क्वेश्चन ये आपके इस प्रकार के सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि ए और आर दोनों आपके सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या जो है वो आर है। ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। दोनों कथन भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको प्रश्न में अलग तरीके से घुमाकर भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न 15 कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? कूद कर, छींक कर, दौड़ कर, लुढ़क कर। अच्छा प्रश्न है। एक व्यक्ति आपको बताना है किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है और इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह किस प्रकार आगे बढ़ सकता है। चारों ऑप्शन में से बात करते हैं उत्तर की। तो डी वाला ऑप्शन लुढ़क कर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार की चीज आप देखते भी हैं, जैसे सिलेंडर आप लुढ़का के ले जाते हैं, तो वहां पर यही आपका जो है क्रियाकलाप यूज होता है। कुछ ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट सकते हैं, जैसे छींक कर लिखा हुआ है, कूद कर लिखा हुआ है, कुछ ऐसे ऑप्शन डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो आपको नहीं भी पता है तो ऑप्शन काट के भी आप ये प्रश्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न 16 कह रहा है कि कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। कथन कह रहा है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस। कारण में लिखा है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल
क्रियाशील नहीं है तो उसका जो संवेग है, मोमेंटम है, वो परिवर्तित नहीं हो सकता। अब नीचे आपको बताना है कौन सा सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण, या सी जो है वो कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन में से बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन वाला डी वाला सही होगा कि ए आपका गलत दे रखा है परंतु आर सही है। आर सही कौन सा है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका जो संवेग है वो परिवर्तित नहीं हो सकता। यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सा या कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? घनत्व नहीं बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, सांद्रता नहीं बदलेगी, या आयतन नहीं बदलेगा। इससे पहले के जितने पार्ट मैंने कराए उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि 20-20 प्रश्न है, आप एक साथ जो है वो देखेंगे तो बहुत लेंदी लगेगा आपको, और 20-20 क्वेश्चन करके पार्ट वाइज देखेंगे तो आप आसानी से देख सकते हैं। बात करते हैं चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आयतन जो है वो सही हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यदि 100 ग्राम जो चीनी है उसको आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो आयतन जो है उसका नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न 18 कह रहा है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, उसका भार बढ़ जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, या वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। मैंने आपको भार भी बताया, द्रव्यमान भी बताया, यहाँ पर भार से संबंधित पूछा गया है और आपको बताना है कौन सा सही होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय बल है उसकी अपेक्षा 1/6 गुना है और उस आधार पर ही आपको अपना उत्तर छांटना है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो उसका भार है वो घट जाता है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर जो है वो ले जाया जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं 19, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न देखते हैं आपका 19। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, कम काम करने में, उतना ही या उतनी ही मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, या उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो कम काम करने में तो ऑप्शन आप ऐसे ही काट सकते हैं, उतनी ही मात्रा में काम धीरे धीरे करने में आप ऐसे ही काट सकते हैं, क्योंकि साधारण यंत्र की बात की गई है। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, या उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। इन चारों दोनों में से कौन सा सही होगा ये आपको छांटना है। बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि कम बल का प्रयोग करके। क्यों? जो साधारण यंत्र है वो आपको हेल्प करता है बल में। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, हाथ से स्क्रू, किसी चीज को स्क्रू को कस रहे हैं, और यही आप साधारण यंत्र का प्रयोग करके उसको कस रहे हैं, तो आप कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में हेल्प जो है आपको मिलती है। और डी वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा कि उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। काम में आपको जरूर थोड़ा बहुत एक समय बचत होगी, परंतु आप ये नहीं कह सकते कि उतनी ही मात्रा में। तो आपका पहला वाला सही हो जाएगा, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। चलिए देख लेते हैं अब अपना वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन ए भार, ऑप्शन बी आयतन, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी घनत्व। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। आंसर देखेंगे इसका हम इसके नेक्स्ट पार्ट में दोपहर 3 बजे। तो इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।